dear students, I am Lovely Choksey. Today I will going to teach you SST of class 10th CBSE History Chapter 1 The Rise of Nationalism in Europe. हम स्टार्ट करेंगे आज टॉपिक 2, लेकिन टॉपिक 2 शुरू करने से पहले हम देखेंगे नेपोलियन के क्या ड्रॉबैक्स थे। तो पहला ड्रॉबैक नेपोलियन का था इंक्रीज्ड टैक्सेस। क्योंकि नेपोलियन बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा था, तो डेवलपमेंट करने के लिए ही रिक्वायर सम मनी, तो उन्होंने क्या किया, टैक्सेस बहुत ज्यादा इम्पोज कर दिए, जिसके कारण लोग उनसे काफी परेशान थे। सेकेंड ड्रॉबैक उनका ये था कि उन्होंने सेंसरशिप लागू करके रखा हुआ था। सेंसरशिप का मतलब होता है कि जिस राजा का रूल जिस कंट्री में है उसके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा सकता है, ना कोई भी न्यूज़पेपर पे प्रिंट कर सकता है उनके खिलाफ, ना मैगजीन्स में, ना उनके खिलाफ कुछ भी बोल सकता है। तो ये सेंसरशिप नेपोलियन ने लागू करके रखा हुआ था। थर्ड ड्रॉबैक उनका ये था कि वो जबरदस्ती लोगों को फोर्स करते थे कि उन्हें आर्मी ज्वाइन करना है, क्योंकि नेपोलियन को वॉर करना बहुत पसंद था। ही वांट टू एक्सपैंड हिज टेरिटरीज, तो उन्होंने लोगों को फोर्स किया कि वो जबरदस्ती आर्मी को क्या करें, ज्वाइन करें। तो ये थे नेपोलियन के ड्रॉबैक्स। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक पे, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हम यहाँ पे बात करेंगे मिड ऑफ 18th सेंचुरी की। अभी तक हमने देखा था फ्रांस में द रूल ऑफ नेपोलियन वाज 1799 टू 1815। तो हम आगे बढ़ने से पहले यूरोप में क्या हो रहा था वो देखेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे मिड ऑफ 18th सेंचुरी की। यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। जैसे कि आज जो नेशन हम देखते हैं, जर्मन, इटली और स्विट्जरलैंड, यूरोप में पहले ये सारे छोटे छोटे किंगडम्स में बटा हुआ था। कोई भी नेशन स्टेट वहां पर नहीं था। नेशन स्टेट मतलब नो कॉमन लैंग्वेज, नो कॉमन ट्रेडिशन, नो कॉमन कल्चर, नो नेशनल फ्लैग, नो नेशनल एंथम, ये सारी चीजें वहां कॉमन नहीं थी, कुछ भी वहां कॉमन नहीं था। तो नेशन स्टेट मिड ऑफ 18th सेंचुरी में नहीं था, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जो यूरोप था उस टाइम पे, तो यूरोप में क्या था, मिड ऑफ 18th सेंचुरी में सोसाइटी के डिविजन्स थे। तो यूरोप वाज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, एरिस्टोक्रेसी फर्स्ट, पीजेंट्री सेकेंड एंड थर्ड इज द इंडस्ट्रियलिज्म, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं यहाँ एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब है हाई क्लास पीपल, ठीक है। जो रिच पीपल थे यूरोप के, जो अमीर लोग थे यूरोप के, उन्हें एरिस्टोक्रेट्स कहा जाता था। दे बिलोंग्स टू दिस डिवीजन, ठीक है। उस डिवीजन का नाम था एरिस्टोक्रेसी। ये जो लोग थे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, सबसे पहला, दीज पीपल स्पीक्स फ्रेंच। ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे डिप्लोमेसी बताने के लिए, अपने आप को दूसरों से बड़ा बताने के लिए। ये फ्रांस की लैंग्वेज फ्रेंच को बोला करते थे, इसीलिए क्योंकि जो फ्रांस है दैट वाज वेरी पॉपुलर एट दैट टाइम इन होल यूरोप, इसी कारण ये फ्रेंच बोलते थे। इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है दीज आर दी लैंड ओइंग क्लास। लैंड ओइंग क्लास मतलब दीज आर दी रिच पीपल, ये रिच लोग हैं। तो ये क्या करते थे, बहुत ज्यादा जमीन इनके अंडर में होती थी, ये जमीन खरीदते थे, काफी जमीन के ये मालिक हुआ करते थे। नेक्स्ट, दे आर इन अ वेरी स्मॉल ग्रुप। इनकी जो पॉपुलेशन है ये ज्यादा नहीं थी यूरोप में, दे वर इन वेरी स्मॉल ग्रुप। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है फैमिलीज आर कनेक्टेड विथ मैरिजेस। एंड द लास्ट पॉइंट इज दे यूज्ड टू फॉलो द कॉमन वे ऑफ लाइफ, ठीक है। तो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। ये एरिस्टोक्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक्स है, मींस जो वहां के लोग थे, हाई क्लास पीपल जो था, या ये कह सकते हैं कि यूरोप डिवाइडेड था, 3 डिविजन्स थे यूरोप में। तो उनमें से पहला डिवीजन था एरिस्टोक्रेसी, और जो वो लोग थे वो इस टाइप के लोग थे, ठीक है। उनके ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब हम इन बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जो एरिस्टोक्रेसी है, एरिस्टोक्रेसी लैंड ओइंग क्लास थी, मतलब इनकी काफी बड़ी बड़ी जमीनें थी। तो ये खुद उस जमीन में तो काम नहीं करते थे, ये क्या करते थे, टीनेंट्स को या पीजेंट्स को अपने फार्म्स में बुलवाकर उनसे काम करवाते थे। तो जो सेकंड क्लास है वो है हमारा पीजेंट्री क्लास में the small farmers, or we can say the laborers who work for money in other farms, ठीक है। तो ये वो लोग थे जो काम के लिए ये वो लोग थे जो पैसों के लिए दूसरों के फार्म्स में काम करते थे, और वो फार्म्स किसके होते थे, एरिस्टोक्रेट्स के होते थे। अब हम थर्ड डिवीजन पढ़ेंगे यूरोप का, दैट वाज द इंडस्ट्रियलिस्ट। क्या था,
अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छा, पीजेंट्री मीन्स किसान। हाँ सॉरी कट, पीजेंट्री फिर से बोले ना। तो पीजेंट्री जो थे, पीजेंट्री वर इन दी मेजॉरिटी, ठीक है। ये जो लोग मैंने बताया आपको, एरिस्टोक्रेट्स वर इन अ स्मॉल ग्रुप, लेकिन जो पीजेंट्री थे दे वर हैविंग द मेजॉरिटी, दे वर इन मेजॉरिटी, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। अब हम यहाँ पे थर्ड डिवीजन देखेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला डिवीजन। जो उस टाइम पे दौर चल रहा था यूरोप में, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था। धीरे धीरे इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी। तो यहाँ पे अब नया एक क्लास निकल के आता है, वो था मिडिल क्लास। अब हम आते हैं यहाँ पे यूरोप की सोसाइटी के थर्ड डिवीजन पे, जो कि नया नया निकल के आ रहा था क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। तो मिडिल क्लास निकल के आ रहा था, मिडिल क्लास उभर रहा था मिड ऑफ 18th सेंचुरी में। तो हमारा जो थर्ड डिवीजन है सोसाइटी का, दैट वाज इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसको हम बोल सकते हैं मिडिल क्लास। ये कौन से लोग थे? दीज आर द पीपल हु वर एजुकेटेड, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट। क्योंकि ये एजुकेटेड थे तो इनके दिमाग में अब आइडिया आता है, दे शुड ब्रिंग लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। ये क्या चाह रहे थे कि लिबरलिज्म को ये यूरोप में इंस्टॉल करें। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि लिबरलिज्म क्या होता है। लिबरलिज्म इज derived from the Latin word liber. Latin word liber. Liber means free. So we can say that liberalism means freedom. तो जो मिडिल क्लास थे, what they wanted, मिडिल क्लास wanted freedom for individual and second equality before law. और उसके बाद वो चाहते थे पॉलिटिकल लिबरलिज्म को यूरोप में लेकर आना चाहते थे। तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म के अंदर क्या क्या आ जाता है हम वो देखते हैं। मिडिल क्लास चाहते थे पॉलिटिकल लिबरलिज्म यूरोप में। तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म में सबसे पहला पॉइंट आ जाता है गवर्नमेंट बाय कंसेंट। जैसे इंडिया में गवर्नमेंट हम लोगों के द्वारा बनाई जाती है, वी वोट एंड वी वोट एंड वी फॉर्म अ गवर्नमेंट। वैसे ही यूरोप में उस टाइम पे उन्हें चाहिए था कि वो वोट करें और उनके कंसेंट से गवर्नमेंट बनाई जाए। सेकेंड, दे वांट एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, मतलब जो मोनार्किकल रूल चल रहा था उसको वो खत्म करना चाहते थे, वो आजादी चाहते थे। अब वो किसी एक राजा के रूल में रहना पसंद नहीं कर रहे थे। एंड थर्ड इज एंड ऑफ क्लैरिकल प्रिविलेज। हमने देखा था कि जो फ्रांस है, फ्रांस की सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड है। जो क्लैरिकल प्रिविलेज थे, जो बेनिफिट्स थे, वो किसको मिलते थे? फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को मिलते थे। थर्ड स्टेट जो है उसको वो बेनिफिट्स नहीं मिल पाते थे। एंड थर्ड स्टेट्स वर पीजेंट, फार्मर्स, बिजनेसमैन, आर्टिशंस एटसेट्रा। तो ये सेम ऐसे ही पूरे यूरोप में जो क्लैरिकल प्रिविलेज रिच लोगों को दिया जाता था, बड़े लोगों को दिया जाता था, तो वो क्लैरिकल प्रिविलेज क्या करना चाह रहे थे? खत्म करना चाह रहे थे। और लास्ट है प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट, ठीक है, राइट फॉर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जैसे नेपोलियन जब आए थे तो उनने अपने सिविल कोड 1804 में ये एक्ट लेकर आए थे वो कि राइट फॉर प्रॉपर्टी टू ऑल, मतलब जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसी की रहेगी, उससे छीनी नहीं जा सकती। सेम ऐसे ही पूरे यूरोप में लोग ये चाह रहे थे, जो मिडिल क्लास पीपल स्पेशली, वो ये चाह रहे थे कि राइट टू प्रॉपर्टी आए, क्योंकि वो चाहते थे कि राइट टू प्रॉपर्टी आएगा तो दे कैन ऑल्सो हैव सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स होती हैं इनमें लिबरलिज्म में। पहला है सफरेज। सफरेज मीन्स राइट टू वोट, ठीक है। लेकिन जो राइट टू वोट था यूरोप में, वो सिर्फ किसके पास था? उन लोगों के पास। ओनली फर्स्ट ऑफ ऑल द राइट वाज गिवन ओनली टू मेल्स, देयर वाज नो राइट गिवन टू द वुमेन। So the male who are above 21 or more than, they are having right to vote, but only those men, those who are above than 21 of age, those who are owing some property, मतलब वो लोग जो 21 एज से ज्यादा हैं, वो मेल्स जो 21 एज से ज्यादा हैं या 21 एज के हैं और जो प्रॉपर्टी ओन करते हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी है, सिर्फ वही वोट दे सकते हैं, बाकी लोग वोट नहीं दे सकते। और वुमेन के पास तो वोटिंग का राइट ही नहीं था।
सेकेंड प्रॉब्लम थी स्टेट टू स्टेट ट्रेड बैरियर्स की इन यूरोप। यूरोप वॉज अ वेरी वास्ट एरिया, देयर वर मेनी स्टेट्स इन यूरोप। तो यूरोप में जैसे बिजनेसमैन वन स्टेट से दूसरे स्टेट पे ट्रेवल करेगा तो उसको कुछ टैक्स वगैरह पे करना पड़ता था। तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए 1834, रिमेंबर द डेट, 1834 में पर्शिया में एक कस्टम यूनियन बनाया गया। इन 1834 a custom union was formed in Persia। ठीक है, पर्शिया में ये यूनियन फॉर्म किया गया जिसका नाम रखा गया ज़ोल्वरीन। 1834 में कस्टम यूनियन फॉर्म किया गया जिसका नाम रखा गया ज़ोल्वरीन। इसको स्टार्ट किसने किया? पर्शिया ने इसको स्टार्ट किया। और फिर इसके बाद जो ज़ोल्वरीन था, ज़ोल्वरीन के फंक्शंस थे, पहला रिड्यूस ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2। मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्टेट टू स्टेट बैरियर्स थे पूरे यूरोप में, तो हर एक स्टेट की एक अलग ही करेंसी होती थी, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे मैं मध्य प्रदेश में रहती हूँ, मुझे कर्नाटका डीलिंग के लिए जाना है। आई वांट टू सेल माय गुड्स टू कर्नाटका, सम ऑफ द बिजनेसमैन इन कर्नाटका। ठीक है, तो मैं यहाँ से, मेरा जो रूट है, पहले मैं यहाँ से राजस्थान गई, राजस्थान से मैं महाराष्ट्र गई, महाराष्ट्र से I went to Karnataka. I had changed 2 states here. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मैं राजस्थान गई तो राजस्थान में अलग एक करेंसी है, फिर राजस्थान से महाराष्ट्र गई तो वहां अलग एक करेंसी है, कर्नाटका गई तो वहां अलग एक करेंसी है। तो इतनी सारी करेंसीज चेंज हो रही हैं और फिर उस पर कुछ परसेंटेज पे मुझे टैक्स भी पे करना पड़ रहा है, तो जिस वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स मुझे हो रही हैं। तो आई विल डील, मैं कैसे डील करूंगी, मैं किस करेंसी में डील करूंगी? तो ये प्रॉब्लम को ज़ोल्वरीन ने खत्म कर दिया। ठीक है, यूरोप में 30 करेंसीज का यूज हो रहा था उस टाइम पे, हर एक स्टेट के लिए अलग ही एक करेंसी थी, तो ज़ोल्वरीन ने उसको रिड्यूस करके 2 कर दिया। तो ये इसका पहला फंक्शन। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट में जाके डील कर सकते हो, आपको टैक्स यहाँ नहीं पे करना पड़ रहा है। तो दिस वाज द सेकेंड फंक्शन कि ज़ोल्वरीन के आने से जो टैक्सेस थे, बिजनेस करने के लिए जो टैक्स थे, वो क्या हो गए? खत्म हो गए। और थर्ड पॉइंट जो है वो बिजनेसमैन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता था, रेलवे मोबिलिटी का। तो जो ज़ोल्वरीन था, ज़ोल्वरीन का थर्ड फंक्शन ये था कि उसने क्या किया, उसने रेलवे मोबिलिटी चालू कर दी, मतलब रेलवे का कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो दूसरी जगह से किसी और, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां तक पहुंचाना रहता है। तो वो प्रॉब्लम जो होती थी पहले स्टेट टू स्टेट ट्रांसफर करने की, गुड्स को ट्रांसफर करने की, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़ोल्वरीन ने रेलवे का कंस्ट्रक्शन चालू करवा दिया। अब रेलवे के थ्रू क्या होगा, गुड्स का आना जाना शुरू हो जाएगा वहां पे। तो दिस वाज द फंक्शन विच वाज डन बाय ज़ोल्वरीन। ज़ोल्वरीन के आने से ये सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो गई थी यूरोप में। तो ये था हमारा सेकेंड टॉपिक of history in the rise of nationalism in Europe. I hope you like my video. Like and subscribe this YouTube channel lovellyedu.link. Thank you for watching this video.